बस सासू माँ जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो। आज बेटी घर आई हुई थी। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। बाहर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खिलखिला रहा था। हंसी ठहाकों की गूंज अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। गगन जी का भी मन कर रहा था कि वो भी अपने परिवार के साथ बैठे बातें करें, पर वो तो अपने बीमार शरीर और उदास मन को लिए अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। आजकल शरीर साथ नहीं देता। बुढ़ापा और बीमारी जो हो चुका है, ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, पर मन बहुत करता है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बात करने का। पर ये तो उन्हीं के कर्म थे कि आज पत्नी उनके साथ ना बैठती थी, ना ही ज़्यादा बातें करती थी। हालांकि ये अलग बात है कि खाना पीना दवाइयाँ सब कुछ सही समय पर वो जरूर दे जाती थी। जिन लोगों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं थे। थी तो वही जो जलीलत के बावजूद इस घर में रह गई, उनके जैसे शख्स के साथ निभा गई। पर खामोशी का आवरण आड़े हमेशा चुपचाप से ही रहती है। जानते थे कि बाहर बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो उनको हंसते बोलते देखकर सिर्फ मुस्कुराकर चुपचाप उन लोगों को देख रही होगी। आज भी याद है उन्हें, जब सुमन उनकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी, कितनी खुश मिजाज थी वो। हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। उनका यही स्वभाव तो पसंद आया था उन्हें, जब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की शादी में उसे देखा था। बस एक नज़र में ही उनकी बेबाक हंसी उनके दिल को भा गई थी, और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर ये नहीं पता था कि इससे हंसी के वो दुश्मन हो जाएंगे। अक्सर अम्मा से डांट भी खा लेती। आखिर बहू का इतना हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं था। और फिर अपनी अम्मा का मान रखने के लिए गगन जी भी सुमन को ही डांट कर चुप करा देते थे। लेकिन सुमन भी क्या करती, अपने स्वाभाविक स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकती थी, और उसका स्वभाव तो वैसे ही हंसमुख था। तो फिर कुछ देर बाद वापस वैसे ही हो जाती। गगन जी भी मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते, पर अम्मा के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद सुमन का वो स्वाभाविक स्वभाव कहाँ गायब हो गया, उसकी कसक आज भी गगन जी के मन में थी। जरा सी हिम्मत नहीं कर पाए अपनी अम्मा के सामने, ये जानते हुए भी कि पत्नी सही है, और पत्नी को ही दबा कर रख दिया। उस दिन छोटी बहन जानकी की सगाई थी। बड़ी बहन आरती भी घर में आई हुई थी, और कोई खास रिश्तेदार घर में मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम हो चुका था। सुमन और आरती ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया था। सुमन के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। बाहर सभी खास कर रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। गगन भी उन्हीं लोगों के साथ था। इधर सुमन रसोई में काम कर रही थी कि बाहर से अम्मा जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन बैरी दुश्मन पीछे पड़ा है। अचानक अम्मा जी की आवाज सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। अम्मा अपने कमरे में थे। गगन ने आकर अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, इस तरह रो क्यों रही हो, क्या हो गया। पर अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़े मार के रो रही थी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है। रोना बंद करोगी तो हमें पता चलेगा ना, पीछे से मामा जी ने भी कहा। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, अरे जानकी के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ हैं, मिल नहीं रहे, जरूर चोरी हो गए होंगे। हे भगवान, मैं इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। अम्मा रोते रोते बोली। अम्मा के बोलते ही अजीब सी खामोशी घर में छा गई। अरे ध्यान से देख,
इन्हीं सामानों में कहीं रखा होगा। मामा जी दोबारा बोले, भैया पूरा सामान ऊपर नीचे करके देख चुकी हूँ पर गहने नहीं हैं, जरूर चोरी हुए होंगे। अरे चुप चुप बोल, एक बार हमें देखने दे। अम्मा को परे हटाकर मामा जी खुद सामान चेक करने लगे, लेकिन उसमें गहने नहीं थे। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, अरे गहने कोई इन सामानों के साथ यहाँ रखा क्या? अलमारी में रख दिए होंगे तुमने, देखो जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा? सामान तो आरती और सुमन रख रही थी। हाँ तो आरती और सुमन से पूछ ले, जरूर उन्होंने अलमारी में रख दिए होंगे। मामा जी के समझाने पर अम्मा ने आशा भरी नजरों से आरती की तरफ देखा तो आरती ने कहा, अम्मा मुझे क्या देख रही हो? कोई मैंने थोड़ी ना गहने लिए हैं, अपनी बहू से पूछो, उसी ने कहीं रख दिए होंगे। आरती के जवाब को सुनकर सुमन दंग रह गई, क्योंकि गहनों की थाली तो आरती ही उठाकर लाई थी और गहने रखे भी उसी ने ही थे। जीजी ऐसा क्यों बोल रही हो? गहने तो आप ही लेकर आई थी ना। सुमन का ऐसा कहना हुआ और आरती ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरे मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे बापू जिंदा होते तो मजाल थी कोई मुझे इतना कहकर दिखा देता। उसे रोता देखकर अम्मा सुमन पर दहाड़ पड़ी, खबरदार जो मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया तो तूने ही गहने लिए होंगे। ये मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैंने इसे, इसमें मेरे संस्कार कुट कुट कर भरे हैं। तू बाहर से आई है, जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को दे दिए होंगे, तभी तेरे मायके वाले इतनी जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है। सुमन ने पलटकर जवाब दे दिया, बस फिर क्या था? आरती और अम्मा दोनों ही सुमन पर चढ़ पड़ी, लेकिन इस बार सुमन भी बराबर जवाब दे रही थी। आखिर उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना थी। घर में इतना हंगामा होते देखकर मामा जी ने बीच बचाव किया, लेकिन आरती और अम्मा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच सच बता, गहने कहाँ पर हैं? अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरे माँ बाप से जाकर गहने लेंगे हम लोग, और वही सबके सामने उनकी इज्जत की मिटिया मेल करेंगे। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं जो आपके घर पर बुलावे पर आएंगे और सामान चोरी करके ले जाएंगे। सुमन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। बस सुमन, तुम मेरी अम्मा से किस तरह से बात कर रही हो? याद रखो तुम इस घर की बहू हो, अपनी आवाज को नीचे रखकर बोलो, और अगर गहने लिए भी हैं तो दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक गगन सुमन पर बिगड़ गया। गगन की इस जवाब से सुमन हक्की बक्की रह गई, मतलब गगन भी उस पर ही इल्जाम लगा रहा था। एक लड़की जो ससुराल को अपना घर मान लेती है, आज वही सुमन बिल्कुल अकेली खड़ी थी, पति तक साथ नहीं था। गगन के जवाब के बाद सुमन की नज़र आरती से टकराई तो वो मंद मन मुस्कुरा रही थी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी? लेकिन तब तक आरती का 9 साल का बेटा अपने हाथ में एक कपड़ों की छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही
बोला, माँ ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने सामान में रख दिया। उसे देखते ही आरती के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके चेहरे पर डर का भाव देखकर मामा जी ने वो पोटली उस बच्चे के हाथ से अपने हाथों में ले ली और उस पोटली को खोलकर देखा तो सब भौचक्के रह गए। उसमें जानकी के ससुराल से आए हुए गहने थे। सबने हैरानी से आरती की तरफ देखा, पर वो तो बेशर्मों की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिश्तेदार मुंह पर हाथ रखकर दबी जुबान से बातें करने लगे। तभी अम्मा बोली, अरे वो भूल गई होगी रखकर, इसमें यूं जुबान दबा कर बात करने की क्या जरूरत है। और फिर सुमन से बोली, बेटी है वो मेरी, उसे गहने चुराए नहीं थे बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास। उसकी बराबरी की तो तुम सोचना भी मत, पर तूने यह जो इस तरह से सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बात की है ना, उसकी माफ़ी मांग मुझसे। अम्मा की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई औरत ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती है। उसने आशा भरी नजरों से गगन की तरफ देखा, लेकिन गगन तो नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब इतना हंगामा हो ही गया तो रिश्तेदार भी धीरे धीरे कर वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ तक कि आरती ने भी देरी नहीं लगाई वहाँ से रवाना होने में। अब घर में अम्मा, जानकी, गगन, मामा जी, बुआ जी और सुमन ही बचे थे। लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई कि जब तक बहू माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो कैसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। आखिर गगन ने समझाया, अम्मा जी जो बात हो गई अब उसे छोड़ो, भी आप पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, तेरी पत्नी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, माफ तू उसे। मैं नहीं करूंगी, माफ़ी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी, अम्मा अपनी ऐट में बोली। पर अम्मा, आरती जीजी ने भी तो गलती की थी, आखिर सुमन की क्या गलती। अरे वाह, आज तो बीवी के लिए तो अपनी बहन को ही गलत बता रहा है। अरे वो गहने रखकर भूल गई होगी। भला कौन बेटी अपने घर में चोरी करती है। लेकिन बहू बहू को तो इज्जत को ढक कर रखना चाहिए थे। वो भी सबके सामने बेशर्मों की तरह लड़ पड़ी मुझसे। अब तुझे उसका साथ देना है तो दे, इससे मैं मर जाती तो ही ज़्यादा अच्छा था। पर याद रख, पत्नी तो फिर भी तुझे दोबारा मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी दोबारा। अम्मा आंसू बहाते हुए बोली। आखिर अपनी अम्मा को रोता देखकर गगन वहाँ से उठा और सीधे सुमन के पास कमरे में पहुँच गया और जाकर बोला, सुमन क्या ऐट में बैठी हो तुम, जाकर अम्मा से माफ़ी मांग लो ना। देखो उन्होंने पानी की बूंद तक नहीं पी है, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या। मैं क्यों माफ़ी मांगूं, चोरी तुम्हारी बहन ने की थी, मैंने थोड़ी ना की थी। मेरे माँ बाप को ताने भी तो वो लोग मार रहे थे, इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगा रहे थे वो लोग, और माफ़ी भी मैं ही मांगूं। तुम्हारी अम्मा पानी नहीं पी रही हैं तो उससे मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर उनके गलत के लिए मैं क्यों माफ़ी मांगूं। सुमन समझो तो, देखो
पत्नी तो मुझे और मिल जाएगी, लेकिन माँ तो एक ही है मेरे पास, वो दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारी एक माफ़ी से उन्हें खुशी मिलती है तो माफ़ी मांग लो ना। गगन ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसके इस जवाब से सुमन के अंदर कुछ दरक सा गया। पत्नी और मिल जाएगी पर माँ दूसरी नहीं मिलेगी, तो पत्नी फिर हाथ थामकर इस घर में लाई क्यों गई? इस घर में मेरी जगह कहाँ है? सोच सोचकर सुमन का रोना छूट गया, पर माता पिता को दुख ना हो, उन तक यह बात ना पहुँचे, इसीलिए आंसुओं का घूंट पीकर मामा जी और बुआ जी के सामने उसने अम्मा से आखिर पैर छूकर माफ़ी मांग ली, जिससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली। लेकिन सुमन के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो आखिरी दिन था जब सुमन को इतने बोलते हुए देखा था। उसके बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब ना वो ज़्यादा किसी से बोलती थी और ना ही खिलखिलाती थी। हाँ और हूँ में जवाब देकर अपने काम से काम रखती थी। ना किसी से लेना ना किसी से देना। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते गगन जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सुमन अंदर कमरे में आई। हाथ में पानी का गिलास था, वहीं पास वाली ड्रॉ में से दवाइयाँ निकाली और गगन जी को देते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। लेकिन गगन जी ने हाथों में दवाई लेने की जगह अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपनी कंपकपाती आवाज में कहा, सुमन अब तो माफ कर दो मुझको। उनकी आवाज सुनकर सुमन ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देते हुए बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है। सुमन माफ कर दे मुझे, तेरे इतने सालों की खामोशी नासूर बन चुकी है मेरे लिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं जी, माफ़ी क्यों मांगते हो? इस घर में गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती के लिए माफ़ी मंगवाई जाती है। सुमन, पति हूँ मैं तेरा, तेरी माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। गगन ने जोर देते हुए कहा। पत्नी पत्नी का क्या है, वो तो और मिल जाती है, फिर मुझसे माफ़ी मांगकर क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? कहकर सुमन कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन गगन जी के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ।